आज हम समय में लगभग 4,500 साल पीछे चलेंगे। एक ऐसी दुनिया में जहां शहर मतलब ग्रिड पैटर्न पर बसे थे, जहां हर घर में अपना बाथरूम था और सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियों का एक पूरा नेटवर्क था। ये कोई भविष्य की कहानी नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की हकीकत थी। एक ऐसी महान सभ्यता जिसकी इंजीनियरिंग आज भी हमें हैरान करती है, लेकिन जिसकी आवाज हाँ पूरी तरह खामोश है। और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे पास उनके शहर हैं, उनकी कला है, उनकी मोहरें हैं, लेकिन उनकी भाषा नहीं है। आज हम स्रोतों की मदद से इसी कांस्ययुगीन सभ्यता के रहस्यों को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कौन थे, कैसे रहते थे और आखिर इनका अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो इस पड़ताल को कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सभ्यता कब और कहाँ मौजूद थी। फिर हम उनके शहरों की जो अविश्वसनीय बनावट है उसे देखेंगे। उसके बाद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किससे व्यापार करते थे, इस पर बात करेंगे। और अंत में उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, इतनी उन्नत सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई। ये एक अच्छा रास्ता है। चलिए समय से ही शुरू करते हैं। तो जब हम कहते हैं कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज, हम असल में किस समय की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जब इंसान ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, जो एक ज्यादा मजबूत धातु थी। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा है। एक प्रारंभिक चरण है जो लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, जब गांव बस रहे थे। फिर आता है सबसे अहम दौर, परिपक्व चरण, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे विशाल शहर इसी दौर में अपने शिखर पर थे। और फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद उत्तर हड़प्पा चरण आता है, जब धीरे धीरे सभ्यता का पतन होने लगा। तो ये शहर हजारों साल तक जमीन के नीचे दबे थे। किसी को इनके बारे में पता कैसे चला? क्या कोई खजाने की खोज कर रहा था, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? ये काफी हद तक एक इत्तेफाक ही था। 19वीं सदी में जब अंग्रेज लाहौर मुल्तान रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्हें खुदाई में ढेर सारी पुरानी पक्की ईंटें मिली। अच्छा। हाँ, और मजदूरों ने उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक के नीचे भरने के लिए कर लिया, ये जाने बिना कि वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक के सबूत नष्ट कर रहे हैं। अरे, मतलब उन्होंने एक प्राचीन शहर की ईंटों से रेलवे लाइन बना दी। बिल्कुल। असल कहानी तो 1920 के दशक में शुरू हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक जॉन मार्शल ने इस खोज के महत्व को समझा और दुनिया के सामने एक नई सभ्यता का ऐलान किया, जिसे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। वैसे भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इस जगह के महत्व को पहचाना था, भले ही वो इसकी विशालता का अंदाजा नहीं लगा पाए। और जो दो सबसे मशहूर नाम हम सुनते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनकी खोज का श्रेय किसे जाता है? पहला स्थल जो व्यवस्थित तरीके से खोजा गया वो था हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरू की। और मोहनजोदड़ो? और ठीक 1 साल बाद 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खोज की, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ ये भी बताना दिलचस्प है कि स्रोतों में देबाला मित्रा का जिक्र है, जो बाद में एएसआई की पहली महिला निदेशक बनी, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। ये तो हुई खोज की बात। अब इसके फैलाव को समझते हैं। ये सभ्यता कितनी बड़ी थी? क्या ये सिर्फ सिंधु नदी के आसपास ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका नाम भले ही सिंधु घाटी है, पर इसका फैलाव हैरान करने वाला है। सोचिए, इसका सबसे उत्तरी छोर कश्मीर में मांडा में है। कश्मीर तक? हाँ, तो सबसे दक्षिणी छोर महाराष्ट्र में दैमाबाद तक जाता है। पूरब में ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली थी, और पश्चिम में पाकिस्तान ईरान सीमा पर सुत का गेंडोर तक। अरे वाह! अगर आप उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला भी दें, तो भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल उन दोनों से ज्यादा था। ये तो वाकई बहुत बड़ा इलाका है। आपने इतने सारे शहरों का जिक्र किया, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन। क्या इन सब में कोई समान बात थी? मतलब जब पुरातत्वविदों ने इन्हें खोदा, तो क्या उन्हें ऐसा लगा कि ये सब एक ही मास्टर प्लान का हिस्सा थे? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब है हाँ। यही इस सभ्यता की सबसे चौंकाने वाली बात है। मोहनजोदड़ो को लीजिए, जहां एक विशाल स्नानागार और एक विशाल अन्न भंडार मिला, या फिर हड़प्पा, जहां कतार में बने 6 अन्न भंडार मिले। ये सब बहुत सुनियोजित थे।
और भारत में जो स्थल मिले हैं उनमें से धौलावीरा काफी चर्चा में रहता है। उसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा भी मिला है। उसमें ऐसा क्या खास है? धौलावीरा जो गुजरात में है वो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। पहली बात तो ये कि ये शहर बाकी शहरों की तरह 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा था। 3 हिस्सों में? जी हाँ। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां मिला एक विशाल जल भंडार। उन्होंने बारिश के पानी को सहेजने और इस्तेमाल करने की एक अविश्वसनीय प्रणाली विकसित की थी। ये दिखाता है कि वे पानी के प्रबंधन में कितने माहिर थे। गुजरात में ही लोथल भी है, जिसे एक प्राचीन बंदरगाह या डॉकयार्ड माना जाता है, जहां से समुद्री व्यापार होता था। और राजस्थान के कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले हैं ना? हाँ, और ये कोई मामूली जुता हुआ खेत नहीं है। वहां एक ही खेत में 2 अलग-अलग फसलें एक साथ उगाने के लिए समकोण पर हल्की लकीरें मिली हैं। ये आज की आधुनिक खेती की तकनीक जैसा है। सही बात है। वहीं चन्हूदड़ो नाम का एक शहर ऐसा भी था जहां कोई किला या गढ़ नहीं था। शायद वो पूरी तरह से एक औद्योगिक केंद्र था जहां मनके और मोहरें बनाई जाती थीं। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी आधुनिक आर्किटेक्ट ने इन शहरों को डिजाइन किया हो। इनकी शहरी योजना के बारे में थोड़ा और बताइए। बिल्कुल, उनकी शहरी योजना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे थे। एक ऊपरी नगर या गढ़ जो ऊंचाई पर होता था और शायद शासक वर्ग या सार्वजनिक इमारतों के लिए था, और दूसरा निचला नगर जो ज्यादा बड़ा था और आम लोगों के रहने के लिए था। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि सड़कें 90 डिग्री पर कटती थीं। ये तो आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ जैसा लगता है। क्या ये सच में जानबूझकर किया गया था? नहीं, ये बिल्कुल जानबूझकर किया गया था। ये एक सोचा समझा डिजाइन था जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। लेकिन जो चीज उन्हें वाकई हजारों साल आगे ले जाती है वो है उनकी जल निकासी प्रणाली। अच्छा, वो नालियों वाला सिस्टम? हाँ। 1 सेकंड, नालियां ढकी हुई थी? मतलब साफ सफाई का इतना ध्यान? आज भी भारत के कई शहरों और गांवों में खुली नालियां दिखती हैं। ये तो अविश्वसनीय है। यही तो बात है। हर घर से गंदे पानी की नालियां निकलकर सड़क की मुख्य नालियों से जुड़ती थीं। ये मुख्य नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थीं और ऊपर से पत्थर की सिल्लियों या ईंटों से ढकी होती थीं। और घरों को देखिए, लगभग हर घर में अपना स्नानागार था। कई घरों में तो निजी कुएं भी थे। और मैंने सुना है कि उनकी ईंटों में भी कुछ खास था। हाँ, और ये सिर्फ एक छोटी सी डिटेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सुराग है। पूरी सभ्यता में, चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदाड़ो या धोलावीरा, ईंटों का आकार एक ही मानक का था। उनका अनुपात हमेशा 1.2.4 होता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले इस समाज में या तो कोई केंद्रीय प्राधिकरण था जो ये नियम लागू करवाता था, या फिर एक बेहद मजबूत सांस्कृतिक सहमति थी। आज भी अलग अलग शहरों में एक ही मानक लागू करना कितना मुश्किल होता है। ये उस सभ्यता के संगठन के स्तर को दिखाता है जो उस जमाने में किसी के पास नहीं था। इतने बड़े और व्यवस्थित शहरों को चलाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था तो चाहिए ही होगी। वे लोग क्या उगाते थे, क्या खाते थे? कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार थी। उनकी मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। इसके अलावा वे दालें, तिल, बाजरा और लहसुन भी उगाते थे। चावल के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, जो बताता है कि शायद ये उतना लोकप्रिय नहीं था। और कपास की कहानी क्या है? कहते हैं कि वे दुनिया में सबसे पहले थे जिन्होंने कपास उगाया। हाँ, यह उनकी एक बहुत बड़ी देन है। उन्होंने ही सबसे पहले कपास की खेती शुरू की और उससे कपड़ा बनाया। इसका इतना ज्यादा व्यापार होता था कि यूनानियों ने कपास के लिए सिंडन शब्द का इस्तेमाल किया, जो शायद सिंधु शब्द से ही निकला है। और जानवरों में क्या घोड़े उनकी जिंदगी का हिस्सा थे? अक्सर प्राचीन सभ्यताओं के साथ घोड़ों को जोड़ा जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वे भेड़, बकरी, बैल, भैंस जैसे कई जानवर पालते थे, लेकिन अब तक की खुदाई में घोड़े के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। गुजरात के सुरकोड्डा में घोड़े की एक हड्डी जरूर मिली है, लेकिन वो एक अपवाद हो सकता है। आमतौर पर उनकी मोहरों पर या उनकी कला में घोड़ा कहीं नहीं दिखता। ये बहुत अजीब है। व्यापार की बात करें तो हम ये कैसे जानते हैं कि वे मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से व्यापार करते थे? क्या उन्होंने कोई रसीदें छोड़ी हैं? रसीदें तो नहीं, लेकिन उससे भी बेहतर कुछ छोड़ा है। उन्होंने अपनी मोहरें छोड़ी हैं। हड़प्पा सभ्यता की बनी हुई मोहरें मेसोपोटामिया के शहरों, मतलब आज के इराक की खुदाई में मिली हैं। अच्छा। हाँ, ये इस बात का पक्का सबूत है कि दोनों के बीच समुद्री रास्ते से व्यापार होता था। वे शायद यहाँ से सूती कपड़ा, मनके और कीमती लकड़ियां बेचते थे और वहां से कच्चा माल मंगाते थे। किस तरह का कच्चा माल? जैसे अफगानिस्तान से लाजवर्द, जिसे लापिस लजुली कहते हैं,
वो कीमती नीला पत्थर, गुजरात से कार्निलियन, राजस्थान की खेतरी के खानों से तांबा और दक्षिण भारत से सोना। फिर चन्हुदड़ो जैसे औद्योगिक शहरों में इन चीज़ों से गहने, औजार और दूसरी चीज़ें बनाई जाती थीं। तो हमारे पास उनके शहर हैं, उनकी अर्थव्यवस्था की जानकारी है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या? क्या हमें पता है कि उनका समाज कैसा था? क्या वहाँ राजा थे या अमीर गरीब का भेद था? इसके सीधे जवाब तो नहीं है, लेकिन कुछ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। हमें कोई महल या भव्य राजा की कब्रें नहीं मिली हैं, लेकिन सामाजिक अंतर के संकेत जरूर मिलते हैं। जैसे कुछ कब्रों में सिर्फ शव है, तो कुछ में मिट्टी के बर्तन और कीमती गहने भी दफनाए गए हैं। ये शायद मृत्यु के बाद जीवन में उनके विश्वास को दिखाता है। कुछ कब्रों में तो तांबे के आईने भी मिले। और वो प्रसिद्ध मूर्तियां, पुरोहित राजा और नृत्य करती लड़की, वो हमें क्या बताती हैं? सेलखड़ी पत्थर से बनी पुरोहित राजा की मूर्ति एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की है, जिसने एक डिजाइनर शॉल ओढ़ी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि वो कोई शासक या पुजारी रहा होगा। वहीं कांसे से बनी नृत्य करती लड़की की मूर्ति उनकी धातु कला का एक बेहतरीन नमूना है। उसका आत्मविश्वास से भरा पोज देखिए, ऐसा लगता है जैसे वो आज भी जीवित हो। इसके अलावा हमें बड़ी संख्या में मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं, जो शायद प्रजनन क्षमता की देवी रही होंगी। क्या वे किसी देवता की पूजा करते थे, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया में होता था? इसके भी कुछ संकेत हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं। सबसे मशहूर सबूत है पशुपति मोहर। इस पर एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा है और उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और बैल जैसे जानवर हैं। कई इतिहासकार इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप या प्रोटो शिवा मानते हैं। इसके अलावा लिंग पूजा के भी संकेत मिलते हैं। उनकी मोहरों पर एक सींग वाला जानवर भी बहुत दिखता है, वो क्या है? हाँ, एक श्रृंगी यानी यूनिकॉर्न उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जानवर है। ये शायद उनका कोई पवित्र या पौराणिक पशु रहा होगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी कला में कहीं भी शेर का कोई चित्र नहीं मिला है। अब उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं जिसने दशकों से सबको उलझा रखा है, उनकी लिखाई, उनकी लिपि। हाँ, ये सबसे निराशाजनक और साथ ही सबसे रोमांचक पहेली है। उनकी अपनी एक लिपि थी, लेकिन आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है। मतलब हमारे पास उनकी किताबें तो हैं, पर हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। ये तो ऐसा है जैसे किसी एलियन की लाइब्रेरी मिल गई हो, पर उसकी डिक्शनरी गुम हो। आपने बिल्कुल सही कहा। ये लिपि चित्रात्मक है, यानी इसमें चिन्हों का इस्तेमाल होता है, अक्षरों का नहीं। हमें पता है कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। अब तक मिला सबसे लंबा लेख लगभग 26 चिन्हों का है। ये हमें मोहरों, तांबे की पट्टियों और बर्तनों पर मिलती है। जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वे अपने राजाओं को क्या कहते थे, उनकी कहानियां क्या थी या उनका इतिहास क्या था। और व्यापार के लिए जो वे बाट इस्तेमाल करते थे, उनमें भी एक रूपता थी। हाँ, और ये भी उनके संगठन का एक और सबूत है। उनके बाट चर्ट नाम के पत्थर से बने होते थे और पूरे हड़प्पा क्षेत्र में एक ही प्रणाली पर आधारित थे। ये बाट 16 के गुनज में होते थे, जैसे 16, 32, 64, 128। ये सटीकता व्यापार के लिए बहुत जरूरी थी। तो अब हम अंतिम और सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। एक सभ्यता जो इतनी व्यवस्थित थी, जिसकी इंजीनियरिंग इतनी उन्नत थी, जिसका व्यापार इतनी दूर तक फैला था, वो बस गायब कैसे हो गई? ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है और इसका कोई एक जवाब नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन कोई आपदा आई और सब खत्म हो गया। ये एक क्रमिक पतन था जो शायद सदियों तक चला। तो क्या-क्या वजह हो सकती हैं? कई सिद्धांत हैं। एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। शायद मानसून का पैटर्न बदल गया, जिससे सूखा पड़ने लगा और खेती बर्बाद हो गई। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अत्यधिक बाढ़ आई होगी। ये भी हो सकता है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो या सूख गई हों। और चूंकि ये शहर पूरी तरह नदियों पर निर्भर थे, इसलिए वे उजड़ गए। कुछ लोग वनों की कटाई या किसी विदेशी आक्रमण का सिद्धांत भी देते हैं, लेकिन आक्रमण के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। तो शायद इन सभी कारणों ने मिलकर काम किया होगा। ज्यादातर विशेषज्ञ अब यही मानते हैं। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। जलवायु बदल रही थी, नदियां धोखा दे रही थीं और शायद व्यापार भी कम हो रहा था। इन सब ने मिलकर उस महान सभ्यता को धीरे धीरे पतन की ओर धकेल दिया और लोग शायद छोटे गांव और कस्बों की ओर चले गए। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता शहरी योजना और संगठन का एक ऐसा शिखर थी जिसे दोबारा हासिल करने में दुनिया को हजारों साल लग गए। उनके मानकीकृत ईंटों से लेकर ढकी हुई नालियों तक,
सब कुछ एक बेहद बुद्धिमान और संगठित समाज की कहानी कहता है। से रहस्य दफन है। हम उनके शहरों की बनावट जानते हैं, पर उनके मन की बनावट नहीं जानते। ये सोचना ही कितना अजीब है कि इतिहास का एक पूरा अध्याय हमारी आंखों के सामने है, लेकिन उसकी आवाज खामोश है। जब तक हम उस लिपि को समझ नहीं लेते, सिंधु घाटी के लोग अपने सबसे गहरे रहस्य अपने साथ ही रखे रहेंगे। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या होगा अगर कल कोई इस कोड को क्रैक कर ले? हम अपने इतिहास, अपनी जड़ों और शायद खुद अपने बारे में क्या नया और आश्चर्यजनक सीखेंगे? इसका जवाब भविष्य में किसी खोज का इंतजार कर रहा है।